गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू दीक्षा नर्सिंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नर्सिंग प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर उन्होंने क्या दिया है, नर्सिंग के स्टेप्स बताए हैं। टोटल कितने स्टेप्स होते हैं नर्सिंग के अंदर, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर 5 स्टेप होते हैं। बट पहले कितने होते थे? 3 स्टेप होते थे। अलग अलग ऑथर ने अलग अलग स्टेप दिए। हिस्ट्री पढ़ेंगे हम नर्सिंग प्रोसेस की कि 5 स्टेप कैसे बने। अकॉर्डिंग टू लीडिया होल्ड 1955 में उन्होंने क्या दिया था, नर्सिंग प्रोसेस का नाम दिया था, इंट्रोड्यूस की थी नर्सिंग प्रोसेस क्या चीज है। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस ठीक है। अकॉर्डिंग टू लीडिया होल ने 1955 में क्या बताया था, नर्सिंग प्रोसेस की टर्म दी थी कि नर्सिंग प्रोसेस नाम दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था इसके अंदर कि 3 एक्सपेक्ट होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के। क्या? केयर, क्योर और कोर। केयर मीन्स जो क्या करती है, जो नर्स क्या प्रोवाइड करती है पेशेंट को, केयर प्रोवाइड करती है वो, चाहे वो उसको सिटिंग पोजीशन में बैठाना, उसको मेडिसिन वगैरह देनी है, या फिर उसको क्या कैथेटर वगैरह इंसर्ट करना है, या फिर उसके कपड़े वपड़े चेंज कराने, जो भी केयर नर्स प्रोवाइड कर रही है वो क्या आती है आपकी केयर के अंदर। क्योर के अंदर क्या कि उसको ऐसी ट्रीटमेंट दे जिसकी वजह से क्या है वो ठीक हो उसके। ठीक है, क्योर मतलब क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से वो क्या हो उसके ठीक। और कोर क्या होता है, पेशेंट। ठीक है, क्या दिया था इन्होंने, 3 एक्सपेक्ट दिए थे नर्सिंग प्रोसेस के। क्या क्या? केयर, क्योर और कोर। केयर मीन जो नर्स प्रोवाइड करती है पेशेंट को। क्योर क्या है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे रहे हैं। और कोर क्या है, पेशेंट। फिर उन्होंने क्या बताया था, नर्सिंग प्रोसेस के 3 स्टेप बताए थे। कौन कौन से? ऑब्जर्वेशन, मिनिस्ट्रेशन ऑफ केयर, वैलिडेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर ये है कि पेशेंट को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट के अंदर हमें क्या क्या सिम्टम्स शो हो रहे हैं, पेशेंट का व्यवहार कैसा है, उसे एंजाइटी वगैरह तो नहीं है, फेस के एक्सप्रेशन देखने हैं पेशेंट के। वो क्या आता है आपका ऑब्जर्वेशन के अंदर, पेशेंट को क्या करना, ऑब्जर्व करके रखना। मिनिस्ट्रेशन ऑफ केयर मतलब क्या है, उसको केयर प्रोवाइड करना ताकि क्या उसके वो ट्रीट हो उसके। और वैलिडेशन क्या है, वैलिडेशन होता है इवेल्युएशन करना। इवेल्युएशन का मतलब कि ये देखना कि पेशेंट जैसा हमारे पास स्टार्टिंग में आया था, उसको केयर दी, फिर हमने ऑब्जर्व किया, केयर दी, टेस्ट वगैरह कराए, उसके बाद उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, वो आता है आपका वैलिडेशन के अंदर। ठीक है, फिर आए थे अकॉर्डिंग टू डॉर्थी जॉनसन के अकॉर्डिंग 1959 में इन्होंने बताया था कि क्या है, बिहेवियर फंक्शन पे डिपेंड करती है क्या, नर्सिंग प्रोसेस। इन्होंने 3 स्टेप बताए थे। कौन सा? असेसमेंट, डिसीजन एंड नर्सिंग एक्शन। असेसमेंट के अंदर क्या करते हैं हम, पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, पेशेंट को पूछते हैं। पेशेंट हमारे पास आता है तो क्या बताता है वो कि भाई मेरे को, पेशेंट आया हमारे पास, डॉक्टर के पास पेशेंट क्यों जाता है, तब तबीयत खराब होती है उसकी तभी जाता है, उसको फीवर हो रहा है, कफ हो रहा है, या फिर कोई भी बीमारी हो रही है, वोमिट में कफिंग वगैरह हो रही है, उसकी वजह से जा रहा है, किसी भी सिम्टम्स की वजह से जा रहा है। पेशेंट आके हमारे पास क्या बोलेगा कि मेरे को 2 दिन से फीवर है, 3 दिन से ये बीमारी है, ये बीमारी। वो क्या होती है उसकी असेसमेंट। और हम उससे क्या पूछते हैं कि ये पहले बीमारी हुई थी या नहीं, नाम क्या आपका, आप कहाँ से हो, आपने कोई टेस्ट वगैरह कराया है, ये सारी हमारी किसके अंदर आ जाती है, असेसमेंट के अंदर। हम असेसमेंट करने के बाद फिर क्या बनाते हैं, उसका प्लान बनाते हैं कि हमें क्या क्या ट्रीटमेंट इसको देनी है, वो आता है हमारा डिसीजन के अंदर। प्लान बनाने के बाद हम उसका एक्शन, नर्सिंग एक्शन क्या है, जो हमने प्लान बनाया है, जो भी ट्रीटमेंट देने का प्लान बनाया है, वो हम क्या करते हैं, पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे ये कि हमें सुबह जाके में ये होता है, शिफ्ट वाइज लगती है नर्सिंग की ड्यूटीज, पेशेंट की भी होती है, मेडिसिन शिफ्ट वाइज चलती है, मॉर्निंग शिफ्ट की, इवनिंग शिफ्ट की और नाइट की, ऐसे चलती है मेडिकेशन। तो क्या है, हाँ हमें पेशेंट को 3 टाइम पे मेडिसिन जाती है, तो वो 3 टाइम पे जा रही है या नहीं, ये क्या आपका नर्सिंग एक्शन, जो डॉक्टर बोलेगा वो पेशेंट के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। ठीक है,
फिर क्या है, ईडाजीन और लैंड 1961 में इन्होंने भी अपनी 3 स्टेप बताए थे नर्सिंग प्रोसेस के, क्या क्लाइंट का बिहेवियर कैसा ही है, फिर नर्सिंग कैसे रिएक्ट कर रही है उसके बिहेवियर के ऊपर वो, और फिर क्या है नर्सिंग का एक्शन, जो भी मैंने वह बताया नर्सिंग का एक्शन क्या है, जो उसको ट्रीटमेंट वगैरह देनी है, हमें प्लान कर लेते हैं हम कि ये ट्रीटमेंट जाएगी, या फिर जैसे किसी का ऑपरेशन होता है तो डिसाइड कर देते हैं ना 3 दिन बाद इसका ऑपरेशन है, उससे पहले ये ट्रीटमेंट वगैरह जानी चाहिए, टेस्ट वगैरह भी होते हैं वो सारे करते हैं, ये देखते हैं हाँ भाई ब्लड वगैरह तो नॉर्मल है, अगर कम ब्लड होता है तो उसे बिट्टी वगैरह चढ़ाते हैं, ये सारी चीजें चेक करते हैं। तो ऐसे ही कि हाँ भाई जो प्लान किया उसका एक्शन हो रहा है या नहीं पेशेंट के ऊपर वो। फिर 1967 में लुइस नोल्स ने क्या किए थे, 5 स्टेप दिए थे, जो किससे डिनोट किए हैं, 5D से। फर्स्ट डी का मतलब क्या है, डिस्कवर, बिलीव, डिसाइड, डू, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्कवर और डिलीव का मतलब होता है असेसमेंट करना। डिस्कवर मतलब खोजना, जो पेशेंट आके हमें बता रहा है और उसकी हम क्या ले रहे हैं, पास्ट की हिस्ट्री भी पूछ रहे हैं, वो हम ये क्या कर रहे हैं, खोज तो रहे हैं उसके पास्ट में भी क्या हुआ था, उसके अब क्या चल रहा उसे, वो होता है। डिलीव का मतलब क्या है, जो हम टेस्ट वगैरह करा के हम पता करते हैं या पेशेंट को ऑब्जर्व करके पता करते हैं, वो भी आपकी असेसमेंट के अंदर आता है। फिर आता है आपका डिसाइड, सारी चीज करने के बाद, हमने टेस्ट वगैरह करने के बाद पेशेंट का हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि कैसे कैसे पेशेंट को केयर प्रोवाइड होनी चाहिए, तो ये आपका आ जाता है प्लानिंग के अंदर। डू का मतलब होता है करना, जो हम प्लान कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। फिर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, जितने भी हमने ये, जैसे पेशेंट हमारे पास जितना बीमार आया था, अब ट्रीटमेंट देने के बाद उतना बीमार है या नहीं, वो आता है आपका डिस्क्रिमिनेशन या फिर इवेल्युएशन के अंदर। ठीक है। फिर क्या है, लास्ट स्टेप आपका फिर लास्ट अकॉर्डिंग टू किसके, ANA, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ANA क्या है, द लास्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू ANA, लास्ट स्टेप किसके अकॉर्डिंग, हमारा नर्सिंग प्रोसेस का अकॉर्डिंग टू ANA। ANA क्या है, हमारी अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। किसके अकॉर्डिंग है ये, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, जो 1991 में इन्होंने दी थी। इन्होंने क्या ऐड किया था इसमें, आउटकम्स आइडेंटिफिकेशन ऐड की थी। इसके 5 स्टेप हो जाते थे, स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस के, असेसमेंट, डायग्नोज, आउटकम्स, आइडेंटिफिकेशन, जो इन्होंने ऐड करवाया था इसके अंदर, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। ठीक है, ये आगे मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। ठीक है। इसके बाद क्या हमारा डेफिनेशन क्या है नर्सिंग प्रोसेस की। The nursing process generally is defined as a systematic problem solving approach for giving individual nursing care। ये क्या है, एक सिस्टमेटिक क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, अकॉर्डिंग टू सिस्टम चलता है। जैसे पहले असेसमेंट का स्टेप आता है, फिर डायग्नोज का स्टेप आता है, उसके बाद आउटकम्स आते हैं, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर ये देखते हैं पेशेंट की क्योर हुआ है या नहीं। तो सिस्टमिक वे पे क्या है, जो पेशेंट आया उसकी प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सोल्व करना है, और क्या करनी है, उसको केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, वो है क्या आपकी नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है। इसके बाद क्या, एक और नर्सिंग प्रोसेस क्या है, द नर्सिंग प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज एन orderly systematic way to identify the client problem, making plan to solve them,
initiating the plan or assigning others to implement it, and evaluate the extent to which the plan was effective in resolving the problem identified. इसने भी यही बोला, नर्सिंग प्रोसेस क्या है, एक ऑर्डर और सिस्टमेटिक वे में क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है क्लाइंट की प्रॉब्लम की, जो पेशेंट आ रहा हमारे पास वो क्या प्रॉब्लम लेके आ रहा है, वो मेकिंग प्लान टू सोल्व दैम, हम क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि उसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, पेशेंट को ट्रीट कैसे कर सकते हैं. इनिशिएटिंग द प्लान और असाइनिंग अदर्स टू इम्प्लीमेंट इट, कि हम नर्स को ये बोल देते कि ये इम्प्लीमेंट करता है, मतलब जो हमने प्लान बनाया है वो क्या करना है, पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है. फिर क्या है, एंड इवेल्युएटिंग द एक्सटेंट टू विच द प्लान वाज इफेक्टिव, और ये बाद में हमें ये चेक करना है जो हमने प्लान बनाया था पेशेंट का और हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, वो उसको ठीक करने में इफेक्टिव है या नहीं है. वो आपकी क्या है, नर्सिंग प्रोसेस. ये आपकी हर साल काम आती है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि एनसीपी बनाओ, कोई भी आपको डिसीज कंडीशन दे देते हैं, उसका ये होता है 8 नंबर में एक क्वेश्चन आता है कि नर्सिंग केयर प्लान बनाओ, जो भी डिसीज दे दिया पेपर में एक क्वेश्चन 15 नंबर का आता है, उसके अकॉर्डिंग क्या ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देते हैं. ए पार्ट जैसे हमें बोल दिया कि हाँ भाई अस्थमा है, उसको डिफाइन करो. टाइप ऑफ, सेकंड में ये बोल दिया टाइप ऑफ अस्थमा और डायग्नोज बताओ. थर्ड में ये बोल देता है अस्थमा के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बनाओ. तो इसमें क्या होता है, 2 डायग्नोज बनाने होते हैं पहले, 7-8 डायग्नोज बनाने के बाद क्या करना होता है, हमें नर्सिंग प्लान बनाने होते हैं, जो मैं बताऊंगी अभी. ठीक है. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हमारी नर्सिंग प्रोसेस की, it is framework that enable a nurse to give nursing care to individual family and community. ये क्या एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर नर्स क्या करती है, पेशेंट को केयर वगैरह प्रोवाइड करती है, पेशेंट की फैमिली को क्या करती है, अगर उन्हें भी केयर वगैरह चाहिए तो उनको केयर वगैरह, या फिर पेशेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हम पेशेंट अनकॉन्शियस है उसको नहीं बता रहे हैं कि भाई आपको ये दिक्कत है, तो हम उसका क्या कंसेंट उसकी फैमिली से लेते हैं, या फिर उसका कोई भी रिलेटिव उसके साथ होता है तो उससे. अगर पेशेंट कॉन्शियस है और फिर भी ऐसी कंडीशन में नहीं कि वो खुद रिस्पॉन्स कर सके, तो हम उसकी फैमिली से ही कंसर्न करते हैं. ठीक है. इट इज ए सिस्टमैटिक और ऑर्डरली. सिस्टमैटिक और ऑर्डरली मैंने बता दिया, स्टेप वाइज चलता है, असेसमेंट, डायग्नोज, प्लानिंग, इम्प्लीमेंट और इवैल्यूएशन. सिस्टमैटिक और ऑर्डर वे में चलता है. ईच नर्सिंग एक्टिविटीज इज पार्ट ऑफ एन ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी. जो भी नर्सिंग की एक्टिविटी है वो किसका पार्ट है, नर्सिंग प्रोसेस का. और कैसे चलता है ये, सिस्टमैटिक और ऑर्डरली वे में चलता है. ठीक है. फिर क्या, ई स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, each step of nursing process flow on the next step. In some nursing situation all the stages occur almost simultaneously. जो हर एक स्टेप है वो अगले पे डिपेंड होता है. जैसे हमें असेसमेंट नहीं करेंगे तो हमें डायग्नोज का पता नहीं लगेगा. डायग्नोज में क्या होता है कि जो लैब टेस्ट वगैरह करते हैं उससे हमें ये पता लगता है अगर पेशेंट का किसी भी, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनका लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है, आरबीसी का लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है, प्लेटलेट्स बढ़ रही है या घट रही है, इनसे हमें पता चलता है. जैसे क्या इन्फेक्शन वगैरह कोज हो रहा है, यानी ईएसआर वगैरह बढ़ रहा है, उससे पता चलता है. क्या बोलते हैं कि भाई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, यानी एलर्जी के लिए क्या करते हैं, आईजी का टेस्ट करते हैं, उसका लेवल बढ़ता है तो ये पता चलता है हाँ भाई पेशेंट को एलर्जी वगैरह है. अगर हम टेस्ट ही नहीं कराएंगे तो हमें पेशेंट की प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगी, पेशेंट के अंदर क्या दिक्कत आ रही है. अगर प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी तो क्या हम डायग्नोज नहीं करेंगे, अगर डायग्नोज का ही नहीं पता होगा तो आगे प्लान नहीं हो पाएगा, प्लान नहीं होगा तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और पेशेंट को हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे. तो ये क्या एक सीक्वेंस में चलता है, एक स्टेप दूसरे स्टेप से क्या है, जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्ट है. ठीक है. The process is universally apply in all the nursing situation. ये प्रोसेस क्या हर एक सिचुएशन पे अप्लाई होती है. ठीक है. The nursing process encourage nurse to work together to help client to use their strength to meet all nursing needs. ये क्या नर्सिंग प्रोसेस क्या करती है, नर्स को एनकरेज करती है ताकि वो क्या करे, पेशेंट के ऊपर मिलजुल कर काम करे. ठीक है. ताकि क्या कर सके, पेशेंट की जितनी भी दिक्कतें हैं वो सोल्व कर सके.
ठीक है, इट इज आउटकम ओरिएंटेड। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हाँ भाई पेशेंट को हमने जो केयर वगैरह दी उसके बाद आउटकम क्या है। फिर इसकी क्या आती है, फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। कौन कौन सी फेज है इसकी, फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। फर्स्ट क्या आपकी, असेसमेंट। सेकेंड आपका आता है डायग्नोज। थर्ड क्या आता है, आउटकम आइडेंटिफिकेशन। या फिर हम इसे गोल भी बोल सकते हैं। फोर्थ आता है आपका प्लानिंग। फिफ्थ इम्प्लीमेंटेशन। और सिक्स्थ आता है आपका इवेल्युएशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या आता है आपका, असेसमेंट। सेकंड डायग्नोज। थर्ड आउटकम्स या आइडेंटिफिकेशन, या फिर हम इसको गोल बोल सकते हैं। फोर्थ क्या आता है आपका प्लानिंग। फिफ्थ क्या आ रहा है आपका इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवेल्युएशन। ठीक है, क्या आपका असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर हम कौन कौन सा डाटा कलेक्ट करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं। असेसमेंट के अंदर हम पेशेंट आता है हमारे पास, उसका नाम पूछते हैं, कहाँ से आया ये पूछते हैं, प्रॉब्लम पूछ रहे हैं किस वजह से आ रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है वो कितने दिन से हो रही है ये पूछते हैं, पास्ट की हिस्ट्री वगैरह लेते हैं उसकी। अगर पास्ट में कोई भी उसको बीमारी है, उसकी उसने ट्रीटमेंट ली है या नहीं ली है, हाइपरटेंशन वगैरह हो रहा है, डायबिटिक हो रहा है, कब से चले आ रहे हैं, ये पूछते हैं। जो भी उसने ट्रीटमेंट ली है उसकी क्या लेते हैं हम, रिपोर्ट्स वगैरह चेक करते हैं कि हाँ भाई हम क्या करते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है हमारी। एविडेंस में बेस्ड मतलब पेशेंट अगर ये बोल देता है कि हाँ भाई मैंने लास्ट टाइम उसकी ट्रीटमेंट ली थी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो हमें कैसे यकीन होगा हाँ पेशेंट जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट हॉस्पिटल जिस भी हॉस्पिटल से उसने ट्रीटमेंट ली उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो फाइल होती है, या फिर जो टेस्ट लैब टेस्ट वगैरह होते हैं उनकी रिपोर्ट्स है, वो चेक करके हम पता करते हैं कि हाँ भाई पेशेंट ने सच में ट्रीटमेंट ली है, क्योर हो गया है या नहीं हुआ उस डिसीज से। ठीक है, असेसमेंट के अंदर हमारे पास पेशेंट आता है, उसकी कौन कौन सा डाटा कलेक्ट करते हैं हम, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव डाटा क्या है, जो पेशेंट हमें आके बताएगा। पेशेंट क्या बोल रहा है, आई एम सफर विद पेन लास्ट 3 days। तो ये क्या हमारा सब्जेक्टिव डाटा, मतलब पेशेंट जो भी हमें बताएगा। ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर हमारा क्या आता है, जो हम ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट के अंदर, चाहे वो हम वाइटल्स ले रहे हैं, पेशेंट के बीपी मेजर वगैरह कर रहे हैं, या उसको कोई भी टेस्ट वगैरह के लिए बोल रहे हैं, वो क्या आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर। इसके अंदर क्या आता है,
सब्जेक्टिव डाटा में जो भी पेशेंट आके हमें बताएगा वो आता है। ऑब्जेक्टिव डाटा में जो नर्स ऑब्जर्व करती है वो फेशियल एक्सप्रेशन, अगर पेन हो रहा है तो फेस के एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं। दर्द में तो पेशेंट के फेस पे भी, ये तो नहीं है दर्द में पेशेंट हंसेगा, फेस से पता भी लग जाता है कि हाँ भाई दर्द है या नहीं, या फिर एंजाइटी वगैरह हो रही है किसी भी चीज से, ये भी पता लग जाता है। लैब टेस्ट कराएंगे, या वाइटल साइन भी आ सकते हैं इसके अंदर आपके, वाइटल साइन। और भी जो नर्स क्या करेगी, पेशेंट को करने के लिए बोलेगी या फिर ऑब्जर्व करेगी, ठीक है, वो आपका सारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, नर्सिंग डायग्नोज। नर्सिंग डायग्नोसिस किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं हम नर्सिंग डायग्नोज, अकॉर्डिंग टू नंदा के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंदा। नंदा क्या है, फुल फॉर्म क्या है नंदा की, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोज एसोसिएशन। इसे अकॉर्डिंग बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, रिलेट करके या एविडेंस करके हम बनाते हैं, रिलेटेड टू या फिर एविडेंस बाय। एज एविडेंस बाय कैसे, एविडेंस बाय तो आता है जैसे आपके टेस्ट वगैरह हो गए, या फिर नर्स जो ऑब्जर्व वगैरह कर रही है, रिलेटेड टू कि हाँ भाई जो वो बीमारी हो रही है पेशेंट को वो किस वजह से हो रही है। जैसे किसी का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, बॉडी का इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये आपका किसका, जीआई सिस्टम का नर्सिंग डायग्नोज है। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो हमारे अंदर सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, ये सारे क्या हो रही है, इम्बैलेंस मीन्स कम हो रही है। किस वजह से हो रही है ये कम, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू, रिलेट करेंगे किस वजह से कम हो सकती है, पेशेंट को वोमिट हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका जितना भी अंदर का न्यूट्रिशन वगैरह था या फिर फूड था वो बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से अंदर क्या हो रखा है, कमी हो रखी किसी भी चीज की, पानी वगैरह नहीं पी रहा, डिहाइड्रेशन वगैरह हो रही है उसे, या फिर डायरिया की कंडीशन आ रही है। डायरिया की कंडीशन की वजह से क्या है, उसकी जो भी बॉडी का सब्सटेंस था वो क्या है, सारा लूज हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है। तो हम बोल सकते हैं वो मेटिंग और डायरिया की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। रिलेट किया हमने कैसे, वो मेटिंग और डायरिया एज एविडेंस बाय, हमें कैसे पता लगा, या तो पेशेंट ने हमें बोला कि मेरे को लास्ट 2 दिन से फीवर, सॉरी वोमिटिंग और डायरिया है, हमें उससे पता लग गया है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, एज एविडेंस बाय पेशेंट सेज, या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बार बार उसको वोमिटिंग के लिए जा रहा है पेशेंट, ये भी हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमें दिख रहा है पेशेंट क्या है, वोमिटिंग के लिए जा रहा है, तो हम ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन। और अब ये मैंने बोला सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मिनरल्स वगैरह होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये हमें कैसे पता लगेंगे कम हो रहे हैं, लैब टेस्ट से पता लग सकते हैं, इनकी वैल्यू होती है वैल्यू। सोडियम कितना होता है, 135 टू 145 mg पर dl। पोटाशियम कितना होता है, 3.5 टू 4 सॉरी 5.5 होता है, 3.5 टू 5.5 mg पर dl।
कैल्शियम कितना होता है हमारा 0.8 to 10 mg पर DL। इनकी लैब वैल्यू कम होगी तो ये कितना पहुंच जाएगा, 130 भी हो सकता है, 125 भी हो सकता है। ये कितना चला जाएगा हमारा 3.0 हो गया है, 2.5 हो गया। मतलब क्या है, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उससे क्या है, हमें पता लग जाएगा कि भाई इन सारी चीजों की बॉडी के अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हम किस चीज से पता लगा सकते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और कौन सा बन सकता है हमारा, जैसे अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का देखें तो और कौन कौन सा बन सकता है। किसी को अस्थमा है, अस्थमा में क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो क्या बोल सकते हैं हम, इन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। ब्रीदिंग पैटर्न मतलब सांस लेने और छोड़ने में उसको क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो हमारा इसके ऊपर बन सकता है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न एज एविडेंस बाय, सॉरी रिलेट करेंगे पहले, रिलेटेड टू, रिलेट कैसे हो सकता है, जैसे उसकी ब्रोंकाइटिस हो रखा है या लेरेंजाइटिस वगैरह हो रखा है। लेरेंस होता है हमारा, फेरेंस होता है, ट्रैकिया होता है। इसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो रही है उससे भी हो सकता है। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, सूज जाता है। जैसे हमारा ट्रैकिया है, इसमें यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है, सूज जाएगा तो स्पेस क्या कम हो जाएगा, सांस लेने में और छोड़ने में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही हमारी जो ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है तो क्या बोल सकते हैं हम उसको, ब्रोंकाइटिस। आगे जाके ट्रैकिया क्या डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट लंग्स के अंदर। फिर क्या होता है, ये हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई, ये दो में डिवाइड हो रही है तो ये हमारी सेकेंडरी। फिर ये आगे जाके डिवीजन कर रही है टर्शरी। अगर टर्शरी है तो बिल्कुल ही क्या होगी, नैरो होगी। क्या एक से क्या बन रही है, दो। ये मोटी थी, इससे दो बन गया तो कुछ कुछ हिस्से में डिवाइड हो गया। फिर ये इससे तीन बन गया तो ऐसे क्या है, नैरो होगा। अगर इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है तो तभी भी हो सकता है, या सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है तभी भी हो सकता है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत, तो क्या बोल सकते हैं हम इसको यहाँ पे ब्रोंकाइटिस की कंडीशन, या फिर हमारे लेरेंजाइटिस वगैरह है, ट्रैकिया के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है, ये हम सारी बोल सकते हैं। इन्फ्लामेशन इन ट्रैकिया या फिर ब्रोंकाइटिस। हम एविडेंस कैसे करेंगे, एज एविडेंस बाय, एविडेंस कैसे करें, ऑब्जर्वेशन से पता लग रहा है, लैब इन्वेस्टिगेशन वगैरह इनसे पता कर सकते हैं। ठीक है, एविडेंस में मेनली ऑब्जर्वेशन, लैब टेस्ट वगैरह यही आते हैं। पेशेंट हमें बोल रहा है, ठीक है। और जैसे पेन का आता है हमारा, एक्यूट पेन का, उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, पेन स्केल होता है हमारा जिसमें इमोजीज दी होती है आपकी। कितने पे जाता है पेन स्केल, 1 to 15 तक होता है, जिसमें इमोजीज दी होती है आपकी। जैसे फर्स्ट स्माइली हो गया, सेकंड थोड़ा फेस का एक्सप्रेशन अलग हो गया, थर्ड अलग हो गया, फिर वर्स पेन हो जाता है तो बिल्कुल ही गुस्सा आ जाता है, गुस्से वाली स्माइली होती है ना, तो वो क्या होता है, आपका पेन स्केल होता है। पेन स्केल में से भी हम क्या कर सकते हैं, पेन का एविडेंस कैसे कर सकते हैं, इसमें लैब टेस्ट हो गया है और ऑब्जर्वेशन से हो गया है। ऑब्जर्वेशन मीन्स गले पे उसके क्या हो रही है, सूजन दिखाई दे रही है। ठीक है, और क्या बन सकता है हमारा, बन तो बहुत सारे सकते हैं, अलग अलग सिस्टम के आपके अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी वाइज चलते रहते हैं। ठीक है, अगर ये है कि इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, सांस वगैरह लेने में दिक्कत आ रही है तो खाना वगैरह खाने में भी दिक्कत आएगी, क्यों, यहाँ पे सूजन वगैरह हो रही है। जब कोई चीज सूज जाती है उसमें दर्द भी होता है, इन्फ्लामेशन का साइन होता है एक पेन। अगर कुछ खाएंगे तो पेन वगैरह भी होगा, होगा ना। अगर सूजन वगैरह आ रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है और हम कुछ खा रहे हैं तो पेन वगैरह भी होगा, जिससे क्या है, अगर पेन होगा तो पेशेंट क्या होगा,
खाना कम कर देगा। उससे क्या हो सकता है, इम्बैलेंस भी हो सकता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट का, पेन का भी बन सकता है, जैसे एक्यूट पेन। ठीक है, फिर अब पेन होगा, अगर किसी को पेन होता है तो सो नहीं पाता है वो, तो क्या हो सकता है, डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न का भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये है ट्रेकिया के अंदर इन्फ्लामेशन है, वो हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन वगैरह से ठीक कर सकते हैं, या वैसे नॉर्मली ट्रीटमेंट से हो जाती है। बट किसी का ऑपरेशन हो रहा है तो उसके अंदर एंजाइटी का भी बन सकता है, पेशेंट को एंजाइटी हो रही है अपनी बीमारी की वजह से, ये, या फिर पेशेंट को नॉलेज नहीं है किसी भी चीज की, डेफिशिएंट नॉलेज का भी बन सकता है। ये अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी वाइज बनते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा, थर्ड पॉइंट क्या हमारा, आउटकम आइडेंटिफिकेशन या फिर गोल्स। इसके अंदर हम दो टाइप के गोल सेट करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हम ये देख लेते हैं पेशेंट की कंडीशन है वो कितने दिन में क्या होगी, इंप्रूव होगी। लॉन्ग टर्म में ये है कि हाँ भाई लंबे टाइम तक जा रहा है तो हम गोल वगैरह सेट कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या है, शॉर्ट पीरियड के लिए, और लॉन्ग टर्म में लॉन्ग पीरियड के लिए। जैसे उसको ये क्या है, फीवर वगैरह की कंडीशन आ रही है, तो हम ये पता कर देते फीवर की मेडिसिन वगैरह देंगे, एक दो दिन एडमिट रखेंगे, तो या एनएस वगैरह बोतल वगैरह ग्लूकोज वगैरह देंगे तो उससे उसको क्या है, ठीक हो जाएगा। या फिर किसी का ऑपरेशन हो रहा है, होना है, ऑपरेशन से पहले लैब टेस्ट वगैरह होते हैं, फिर डे सेट होता है ऑपरेशन का, ऑपरेशन होने के बाद उसको क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर वगैरह देनी होती है। वो क्या एक लंबा प्रोसीजर है, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव केयर वगैरह भी पेशेंट को देनी होती है ना, तो ये आपके आ जाते हैं लॉन्ग टर्म गोल के अंदर। ठीक है, फिर क्या आती है आपकी प्लानिंग। फोर्थ स्टेप क्या है आपका, प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम प्लान करते पेशेंट के साथ हमें क्या क्या करना, मतलब पहले उसकी क्या लेनी है, डाटा कलेक्ट करना है, फिर उसके क्या वाइटल्स लेने हैं, फिर क्या है, अगर पेशेंट को ये है खाना वगैरह अच्छा देना है, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, अच्छा इन्वायरमेंट से मतलब क्या है, उसको प्राइवेसी वगैरह चाहिए तो प्राइवेसी वगैरह देनी है, ये उसको कमरे में घुटन हो रही है तो विंडोज वगैरह ओपन कर देनी है। ठीक है, फिर क्या है, अच्छी पोजीशन देनी है, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पोजीशन। अगर पेशेंट हमारे पास सांस की दिक्कत से आया है तो उसको क्या है, ऑक्सीजन वगैरह भी देनी है हमें। ठीक है, प्रोवाइड O2 थेरेपी। फिर लास्ट में क्या, जो हमारी डॉक्टर ने क्या कर रही है, जो डॉक्टर ने हमें ड्रग प्रिस्क्राइब की है पेशेंट के लिए, वो क्या करनी है हमें, वो देनी है। ठीक है, ये हमने सारा प्लान कर लिया कि हम पेशेंट के साथ ये करेंगे। फिर क्या आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। फिफ्थ स्टेप क्या आपका, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, जो प्लान किया है वो क्या हमें देना है। जैसे हमने उसमें क्या था, हमने क्या बोला था, डाटा कलेक्ट करना, इसमें क्या बोलेंगे, डाटा हैज बीन कलेक्टेड। वाइटल्स लेने थे, वाइटल साइंस प्रोवाइड करने थे, इसमें क्या बोलेंगे, वाइटल साइन हैज बीन टेकन, ले लिए हमने वाइटल साइंस।
कंफर्टेबल पोजीशन क्या थी, प्रोवाइड करनी थी। ये हम ऐसे करते, जैसे हम प्लान, एक नर्सिंग केयर प्लान में आपको बना के दिखाऊंगी, उससे आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे बनता है, ठीक है। कंफर्टेबल पोजीशन हैज बीन प्रोवाइडेड, पोजीशन हैज बीन प्रोवाइडेड। ये ओनली आपका ये नहीं है कि पेपर में लिखने के लिए आता है, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे तो ये बनवाते ही बनवाते हैं हर एक पेशेंट का, तो ये बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। और हर एक ईयर में ये पेपर में आता है, फर्स्ट ईयर से लेके आप थर्ड ईयर, कोई जीएनएम कर रहा है तो थर्ड ईयर, या बीएससी कर रहा है तो फोर्थ ईयर में भी आता है, ठीक है। ये सारे हम कर लेंगे कि इन्वायरमेंट अच्छा दे दिया हमने, O2 थेरेपी प्रोवाइड करती है, जो डॉक्टर ने ड्रग दी थी वो भी हमने दे दिया। फिर इवेल्युएशन में क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप क्या आपका, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में देखना पेशेंट हमारे पास पहले जिस कंडीशन में आया था अब बेटर हुआ है या नहीं, ठीक है। हमारे नर्सिंग प्रोसेस के कितने स्टेप है, 5, असेसमेंट, डायग्नोज, आउटकम, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और रैशनल। 6 है, सॉरी 6 स्टेप है, ठीक है। हमारा होता है एक नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान, उसके हमारे 7 स्टेप होते हैं। कौन कौन से, असेसमेंट सेम है, डायग्नोज, आउटकम, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, फिर आता है आपका रैशनल, फिर आता है आपका इवेल्युएशन। रैशनल के अंदर हम करते हैं क्या, कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया, पेशेंट को दी है जो ट्रीटमेंट, वो हमने क्यों दी है, उसके पीछे कोई रैशनल ही होगा हमारा, कि जैसे O2 थेरेपी दे रहे हैं हम, वो पेशेंट को क्यों दे रहे हैं, उसका रेशनल क्या है, ताकि उसकी क्या कर सके हम, O2 लेवल को हम मेंटेन कर सके, सैचुरेशन लेवल है उसको क्या कर सके, मेंटेन कर सके। जिसको सांस नहीं आती है, नॉर्मल सैचुरेशन कितना होता है आपका, कितना होता है, 90 to 100 होता है नॉर्मल। 90 से नीचे जाते पेशेंट को हमें क्या देनी होती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। अगर ये है कि मॉनिटर होता है ना आपका हॉस्पिटल के अंदर, इसके अंदर सारी रीडिंग शो होती है, हमारी सैचुरेशन प्रोब होती है। अगर कोई पेशेंट ज्यादा ही सीरियस है तो सैचुरेशन प्रोब क्या आपकी लगी ही रहती है, ताकि ये देखने के लिए कि ऑक्सीजन लेवल क्या है पेशेंट का। और जिसको सांस लेने में दिक्कत है उसकी भी सैचुरेशन प्रोब लगी रहती है। 90 से कम रीडिंग जाती है, क्या करता है मॉनिटर, रेड कलरिंग शो कर देता है इधर, जो भी उसके अंदर, जैसे 89 आ गया तो ये जो 89 है ये क्या होगा आपका, रेड कलर के अंदर आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा पेशेंट का ऑक्सीजन क्या है, डाउन जा रहा है। जिससे क्या है, हम उसको क्या देंगे, फिर O2 स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो O2 हमने क्यों दी, ताकि पेशेंट को क्या कर सके, O2 सैचुरेशन ठीक कर सके और उसकी कंडीशन को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके या बेटर कर सके, ठीक है। हमारा कैसे बनता है ये एनसीपी, सबसे पहले आता है नर्सिंग असेसमेंट, फिर आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोज, आउटकम्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, गोल, फिर आती है हमारी प्लानिंग, फिर आती है हमारी इम्प्लीमेंटेशन, फिर आता है हमारा रैशनल, फिर आता है हमारा इवेल्युएशन। ये हमारा आपका एग्जाम में बनता है, कोई भी डिसीज कंडीशन दे देते हैं उसका बनता है, ठीक है। जैसे हम बना रहे हैं एक्यूट पेन के ऊपर बना रहे हैं, मैंने पहले बताया असेसमेंट में 2 डाटा हम लेते हैं, कौन कौन सा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या है, पेशेंट सेज दैट आई एम सफरिंग विद पेन लास्ट 2 days। पेशेंट ने हमें आके क्या बोला है
कि मेरे को पेन है पिछले 2 दिन से, ठीक है। फिर हम, ये क्या हमारा सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में हम क्या देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, पेन फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, पेन स्केल देख सकते हैं, पेशेंट का फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, उससे हमें पेन स्केल पता चल सकता है, ठीक है। जैसे ज्यादा ही वर्स पेन है तो कितने पे जाएगा उसका, 15 दे देंगे हम पॉइंट। ऐसे कि नॉर्मल है तो क्या होगा हमारा 6 to 7 आ जाएगा, ठीक है। रेटिंग दे देते हैं हम किस चीज से, पेन स्केल से भी हमें क्या पता कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एक्यूट पेन के ऊपर क्या बनाना, डायग्नोज। एक्यूट पेन रिलेटेड टू, किस चीज की वजह से उसको पेन हो रहा है, ये हम देखते हैं। किस चीज की वजह से हो सकता है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा हो उसकी वजह से हो सकता है, इंजरी वगैरह हो रखी है उसकी वजह से हो सकता है। ऑब्जर्वेशन के अंदर हमें पता लग गया कि उसके हाथ पे क्या है, हाथ इंजर्ड हो रखा उसका, या फिर चलो उसने बोला कि मेरे को लास्ट 2 दिन से पेन है, बट उसे पता नहीं है पेन क्यों है, तो उसकी क्या हो सकती है, अलग अलग क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, क्योंकि हमें अभी क्या है, डिसीज पता नहीं है कि कौन सी बीमारी की वजह से उसको हो रहा है। अगर ये स्वेलिंग वगैरह हो रही होती तो हम पता करा सकते थे कि हाँ भाई इन्फ्लामेशन हो रही होगी किसी जगह की, जैसे हाथ पे हमारे इधर स्वेलिंग है तो इन्फ्लामेशन हो रखी है हैंड की, या फिर नर्व की बोल सकते, हम बोल सकते थे। बट अभी हमें कोई भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता पेशेंट को, कि वो अगर ये बोल रहा है कि हमें पेट के अंदर दर्द है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी डिसीज कंडीशन की वजह से, एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन एज एविडेंस बाय एविडेंस बाय में जो ऑब्जेक्टिव डाटा आप उसके पॉइंट्स लिख सकते हो, एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन हो गया है, ऑब्जर्वेशन हो गया है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैसे, टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ पेशेंट, कंडीशन ऑफ पेशेंट। लॉन्ग टर्म के अंदर क्या बोल सकते हैं हम, टू प्रोवाइड बेटर ट्रीटमेंट, टू क्योर द पेशेंट। शॉर्ट टर्म में हम ये भी लिख सकते हैं, टू इम्प्रूव कंडीशन, टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ पेशेंट इन 3 days, ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या है, डेज कम दिन लगते हैं, और हमारी लॉन्ग टर्म में कितने, जैसे हो गया 7 days हो गया, 10 days हो गया, ऐसे ज्यादा दिन। फिर प्लानिंग में हम बोल सकते हैं टू ऑब्टेन डाटा, डाटा तो सबके अंदर कलेक्ट करना ही होता हमें, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट रहता ही हमारा, टू ऑब्टेन डाटा, टू ऑब्टेन बेसलाइन डाटा, जो उसका लास्ट टाइम का डाटा वो भी हमें लेना, बेसलाइन डाटा, टू कोलेक्ट वाइटल साइन। अगर पेशेंट को पेन है तो उसको क्या है, ऐसी पोजीशन देनी है जिसकी, उसमें मतलब ऐसी पोजीशन देनी है जिससे पेन ना हो, पेन में क्या हो, रिलीफ महसूस हो, ठीक है। टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पेन के लिए हम हॉट एप्लीकेशंस भी दे सकते हैं, हॉट वाटर बोतल का यूज करते हैं ना, जिसके अंदर गर्म पानी डाल देते हैं और पेट वगैरह के ऊपर, जैसे पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है तो पेट को सेकते वगैरह है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हॉट एप्लीकेशंस वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं, टू प्रोवाइड हॉट एप्लीकेशन,
और कोल्ड होते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन के अंदर आपके क्या आते हैं, आइस पैक्स वगैरह आते हैं, आइस क्यूब्स वगैरह आते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा लास्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। इसमें क्या है, डाटा हैज बीन कलेक्टेड, कि हमने डाटा क्या कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है। वाइटल साइन हैज बीन टेकन, वाइटल्स भी हमने ले लिए पेशेंट के। कंफर्टेबल पोजीशन भी हमने प्रोवाइड कर दिया है, कंफर्टेबल पोजीशन हैज बीन प्रोवाइडेड। और हमेशा ये होता है कि जैसे हमने बेसलाइन डाटा लिया पहले, तो उसके पहले इम्प्लीमेंट भी हम क्या करेंगे, बेसलाइन डाटा ही करेंगे। मतलब हमने प्लानिंग की है फर्स्ट बेसलाइन डाटा की, तो फर्स्ट हमने क्या करना है, डाटा ही कलेक्ट कर। सेकंड वाइटल्स लिए तो सेकंड हमने वाइटल्स ले लिए, ये नहीं है अगर जैसे हमने थर्ड कंफर्टेबल पोजीशन वगैरह प्रोवाइड करनी है तो आप इधर लिख रहे हो व्हाट एप्लीकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, ठीक है। तो आपने क्या है, कंफर्टेबल पोजीशन ही देनी है उस टाइम पे। फिर क्या आपका, व्हाट एप्लीकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, बीन प्रोवाइडेड। फिर क्या है, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैज बीन प्रोवाइडेड, ठीक है। फिर आता है हमारे रैशनल, जो हमने ये किया है पेशेंट के साथ, इंप्लीमेंट किया है पेशेंट के साथ, वो क्यों किया है। डाटा हैज बीन कलेक्टेड क्यों, ताकि हमारे पास पेशेंट की क्या हो, हिस्ट्री हो, टू ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, पेशेंट की हिस्ट्री लेने के लिए, टू ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। वाइटल्स हमने क्यों लिया है, पेशेंट की कंडीशन चेक करने के लिए, तो हम लिख सकते हैं टू चेक द कंडीशन ऑफ पेशेंट, लिख सकते हैं ना, टू चेक द कंडीशन ऑफ पेशेंट। फिर हमने कंफर्टेबल पोजीशन क्यों प्रोवाइड किया पेशेंट को, ताकि पेट का दर्द वो कम हो सके, रिलीफ मिल सके उसे थोड़ा बहुत। तो हम बोल सकते हैं टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पेशेंट, बोल सकते हैं ना ये, टू गिव या फिर प्रोवाइड रिलीफ टू पेशेंट। फिर हमने हॉट एप्लीकेशन दी थी पेशेंट को, क्यों, रिलीफ करने के लिए और दर्द कम करने के लिए। तो दर्द कम करने के लिए हम ये लिख सकते हैं टू रिड्यूस द पेन ऑफ पेशेंट। इसीलिए तो हम क्या एक्यूट पेन के ऊपर बना रहे हैं, तो सारी ट्रीटमेंट हम क्यों दे रहे हैं, ताकि पेन कम हो सके, पेशेंट की कंडीशन में इंप्रूवमेंट हो सके और उसको पेन से क्या हो, रिलीफ मिल सके। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, टू रिड्यूस पेन ऑफ पेशेंट। और हम ड्रग्स क्यों देते हैं, हम पेशेंट को मेडिसिन क्यों देते हैं, कंडीशन में इंप्रूवमेंट के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, टू इंप्रूव कंडीशन ऑफ पेशेंट, ठीक है। फिर आपका आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है, कि जो ये भी हमने असेसमेंट से लेके रैशनल तक जो भी किया है उसका पेशेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है। मतलब जैसे कंडीशन में पहले पेशेंट आ रहा था, पेन हो रहा था उसे, अभी भी उतना पेन है या नहीं है, रिलीफ हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, पेशेंट सेज दैट आई एम बेटर I am feeling better than previous condition। पेशेंट हमें बता देता है कि हम पेशेंट से पूछते पहले से कोई फर्क पड़ा है या नहीं, ट्रीटमेंट में पेन कम हुआ है या नहीं,
तो पेशेंट बता देता हाँ भाई पहले से हमारा पेन क्या है, कम है। वो बता रहा हमें पेशेंट कि हाँ भाई मेरा पेन कम हुआ है, तो मतलब क्या है, जो हम ट्रीटमेंट उसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, इफेक्टिव है। ठीक है, आगे आज को टॉपिक समझ में क्या पढ़ा हमने, नर्सिंग प्रोसेस क्या है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर उन्होंने क्या क्या स्टेप्स दिए हैं नर्सिंग प्रोसेस के। हमने फॉलो किसके स्टेप किए, 5 स्टेप आते हैं नर्सिंग प्रोसेस में। अकॉर्डिंग टू ANA के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या क्या आउटकम्स आइडेंटिफिकेशन क्या ऐड कर दिया है, जिससे क्या हो गया 6 स्टेप हो गया नर्सिंग प्रोसेस के। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है नर्सिंग प्रोसेस की, हमने ये पढ़ी। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, फेज कौन कौन सी आती है, असेसमेंट, डायग्नोज, आउटकम्स, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। फिर असेसमेंट के अंदर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा आता है, सब्जेक्टिव जो पेशेंट बताता है, ऑब्जेक्टिव जो हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर क्या है, नर्सिंग डायग्नोज किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, नंदा के अकॉर्डिंग बनते हैं। नंदा कौन है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोज एसोसिएशन है। ठीक है, उसने क्या बताया था, हम रिलेट करके बना सकते हैं और एविडेंस से बना सकते हैं, और नर्सिंग डायग्नोज इससे ही बनते हैं, इसके अलावा नहीं बनते। रिलेट करना ही होता है और हमें एविडेंस बताना ही होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया कैसे, जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेट किया हमने, वोमिटिंग और डायरिया हो रहा है, और एविडेंस कैसे किया, पेशेंट बोल रहा है या ऑब्जर्व कर रहे हैं या हम लैब टेस्ट से। ठीक है, आउटकम्स आइडेंटिफिकेशन के हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए जो कम दिन में ट्रीटमेंट, उसके लॉन्ग टर्म लॉन्ग पीरियड्स के लिए। ठीक है, प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, प्लान कर लेते हैं कि पेशेंट को क्या क्या हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है। इम्प्लीमेंटेशन में जो हमने प्लान किया वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इवैल्यूएशन में ये देखते हैं कि हाँ भाई पेशेंट कितना बेटर हुआ है प्रीवियस कंडीशन से। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान के 7 स्टेप होते हैं, नर्सिंग प्रोसेस के 6 स्टेप होते हैं। इसके अंदर एक ऐड हो जाता है कौन सा, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पेशेंट का ऊपर हम वो क्यों करें, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमारा फ्यूचर बेटर हो। हर एक काम करने के पीछे कोई ना कोई क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है कि हाँ भाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो रैशनल क्या होता है, जो हमने इम्प्लीमेंट किया है तो वो क्यों किया है पेशेंट के ऊपर। ठीक है, ये ऐसे बनते हैं आपके पेपर में, आपका क्वेश्चन आ जाता है ना नर्सिंग प्रोसेस का, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, नर्सिंग डायग्नोज बनाने होते हैं। नर्सिंग डायग्नोज जो भी कंडीशन दी हुई है, हमें क्या है 5 या 7 डायग्नोज बना दिए। लास्ट 2 तो आपके रहते हैं एंजाइटी का और डेफिशिएंट नॉलेज का, ये आप हर किसी भी डायग्नोज में लिख सकते हो। एक होता है आपका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, जहां पे भी रिस्क दिया हो तो वहां पे हम एविडेंस नहीं करते हैं, क्योंकि रिस्क है वो चीज हो सकती है बट अभी हुई नहीं है। तो इसमें क्या, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जहां पे भी रिस्क दिया हो आपका, वहां पे आप बस रिलेट कर सकते हो, रिलेटेड टू किस वजह से हमारा इन्फेक्शन हो रहा है, बट क्या है एविडेंस नहीं करना होता हमें। ठीक है, क्योंकि क्या है, रिस्क वो चीज हुई नहीं है, वो आगे होगी, तो हम पहले ही उसका एविडेंस नहीं लिख सकते कि हाँ भाई हमें पहले ही पता है वो किस वजह से हो रही है। ठीक है, आपका एक स्लीपिंग पैटर्न पे भी बन सकता है, और जो ये पहले 3 है ये आपकी डिसीज कंडीशन होती है जो उसकी प्रायोरिटी वाइज बनते हैं। फिर आपका अगले क्या, आगे फिर हमें या तो 3 डिफाइन कर दो, आपके पास टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो आप दो क्या है डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन कैसे, जो मैंने ये बना के दिखाया है। फिर इसके बाद हमें क्या देनी होती है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है। हेल्थ एजुकेशन में मीन्स क्या, पेशेंट डिस्चार्ज जा रहा है, डिस्चार्ज मतलब हॉस्पिटल से रिलीव हो रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल से रिलीव हो रहा है तो घर के लिए से हम क्या बोलेंगे, हाइजीन मेंटेन करे, अच्छा खाना खाए, अपने टाइम टू टाइम मेडिसिन ले, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह ना करे। ठीक है, जो पेशेंट के लिए बेटर है हम वो क्या करेंगे, उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। आज का टॉपिक आ गया समझ, थैंक यू।